तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट लंदन कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल एक कार्ड काफी अच्छा कार्ड लग रहा है। 6 to 7 फाइटर्स हैं यहाँ पर अनडिफिटेड, बट इसी के साथ बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने बस अभी तक एक या फिर दो ही फाइट्स को लूज किया है। ऑल्सो मैं इस इवेंट की जल्दी से टाइमिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये इवेंट लंदन में होने वाला है। तो यहाँ पर संडे को ये इवेंट स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ये इवेंट कल रात 10:30 बजे स्टार्ट होगा। तो प्रीलिम कार्ड 10:30 PM ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है, और मेन कार्ड की बात करें तो ये काफी रात को स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 1:30 बजे 1:30 AM ऑनवर्ड्स ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा। फाइट मैचअप्स की बात करें तो बहुत ज्यादा सही लग रहे हैं। मेन कार्ड में ऑलमोस्ट सारी ऐसी फाइट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लोज लग रही हैं। मेन कार्ड में हमें 5 फाइटर्स अनडिफिटेड देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मोफ्जा रिब्लोएव और लिरॉन मर्फी की फाइट भी होने वाली है। माइकल वेनम पेज भी इस मेन कार्ड में फाइट कर रहा है, एंड ऑल्सो इसी के साथ एक काफी अच्छा हाइप वाला फाइटर ल्यूक राइली भी इस मेन कार्ड में है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये 6 फाइट्स का मेन कार्ड बहुत अच्छा है। प्रीलिम कार्ड की भी बात करें तो यहां पर मैं तुम्हें एक फाइट के बारे में बताता हूं जो कि मस्ट वॉच है, यानी कि फेदरवेट डिवीजन की फाइट नथानियल वुड वर्सेस लोजेन कीटा। पिटबुल के साथ फाइट होनी थी कीटा की, बट वो हो नहीं पाई। तो अगर तो कीटा यहां पर प्रॉपर वेट को बना लेता है तो ये फाइट मुझे बहुत ज्यादा इंसेन लग रही है। एंड ऑल्सो इसी के साथ प्रीलिम में शेमरॉक भी फाइट कर रहा है, जिसने अंशुल जुबली को बहुत बार कॉल आउट किया था। तो अपनी डेब्यू फाइट को हारने के बाद वो एक और बार अपना कमबैक कर रहा है। तो देखते हैं कि वो इस बार कैसे फाइट करता है। तो इन दोनों फाइट्स को बोल सकते हैं ये अंडर कार्ड की मस्ट वॉच फाइट्स हैं। वेयरएज मेन कार्ड में चलते हैं और प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, जहां पर इस मेन कार्ड में 5 नहीं बल्कि 6 फाइट्स होने वाली हैं। और मेन कार्ड को ओपन करने वाली है फेदरवेट डिवीजन की फाइट, जहां पर डेब्यू फाइटर अनडिफिटेड फाइटर कर्टिस कैम्बल की फाइट होने वाली है डैनी सिल्वा के साथ। यूएफसी में परसों डेब्यू होने वाला है, बट अभी से बहुत ज्यादा हाइप बनते जा रही है कर्टिस की। जहां पर मैंने एक वीडियो को देखा था, उसे ऑलरेडी काइंड ऑफ कस्टम शॉट्स मिल चुकी हैं, जहां पर वो पिंक शॉट्स को पहनने वाला है, और बोल सकते हो पैडी पिमलर 2.0 लग रहा है। एनीवेज फाइट की बात करते हैं, और यहां पर मैं बोलूंगा कर्टिस कैम्बल को अपने डेब्यू में ही एक टफ फाइट मिल चुकी है, जिधर वो डैनी सिल्वा के साथ फाइट कर रहा है। और इस फाइट की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये फाइट एक वॉर जाए। दोनों फाइटर स्ट्राइकर्स हैं और लाइक करते हैं एग्रेसिव होना, जहां पर फाइट में एक प्रॉपर स्क्रैप देखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। और यहां पर है तो ये क्लोज फाइट, बट मैं पिक करने वाला हूं जिसके पीछे हाइप बहुत ज्यादा है, यानी कि कर्टिस कैम्बल को। और मेरी प्रेडिक्शन है वो फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। दोनों की चिन काफी अच्छी है और दोनों फाइटर्स वॉर करते हैं, बट यहां पर मुझे लगता है कि कर्टिस कैम्बल पूरी ट्राई करने वाला है कि वो अपनी रीच की एडवांटेज ले, पूरी फाइट में अपने जैब को ज्यादा पॉप करे। और इसी के साथ उसके पास बहुत अच्छी किक्स हैं जो वो अपनी हर एक फाइट में यूज करता है। तो आई डू थिंक कि वो यहां पर अपनी फ्रंट किक से डैनी सिल्वा को डिस्टेंस में रखने वाला है, और लग रहा है कि यहां पर स्क्रैप होगा, बट एंड में कर्टिस कैम्बल डैनी सिल्वा को बीट करने वाला है। तो अनडिफिटेड कर्टिस कैम्बल के साथ मैं जा रहा हूं, और अगर वो यहां पर विन कर जाता है, एकदम से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि उसकी हाइप बनते जा रही है। तो कीप एन आई ऑन हिम। और मूव करते हैं मिडिल वेट डिवीजन में, जहां पर रोमन डुलिट्जे की फाइट होने वाली है क्रिश्चियन लीरॉय डंकन के साथ। रोमन डुलिट्जे एक ऑलराउंड फाइटर है, बट यहां पर मुझे लगता है उसे किसी भी हाल में ये फाइट को एक रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर के बीच में बनाने पड़ेगी, जहां पर उसे पूरी फाइट में ट्राई करना होगा कि वो क्रिश्चियन को ग्राउंड में होल्ड करे, उसे ग्राउंड में ही बीट करने की ट्राई करे। क्योंकि जब दोनों के बीच में हम स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो क्रिश्चियन लीरॉय डंकन की स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है रोमन से, जहां पर उसके पास स्पीड है, पावर बहुत ज्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि रोमन डुलिट्जे उसके पंचेस को ले पाएगा। इसी के साथ प्रॉब्लम यहां पर मुझे रोमन डुलिट्जे की लग रही है कि एंथनी हर्नांडेज के साथ जो उसने फाइट की थी, वहां पर ग्राउंड में उसे बुरी तरह से बीट किया था एंथनी हर्नांडेज ने। तो रोमन की बोल सकते हैं ग्रैपलिंग भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर वो फाइट में क्रिश्चियन को ग्राउंड में भी लेके चले गया, तब भी मुझे लग रहा है कि क्रिश्चियन वापस खड़ा होने वाला है, और फीट में अपने पंचेस से वो उसे बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाला है। इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है क्रिश्चियन लीरॉय डंकन टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। एक तो क्रिश्चियन बहुत ज्यादा फास्ट है, और इसी के साथ जो वो अपने पंचेस को स्विंग भी करता है वो भी बहुत ज्यादा पावर से आते हैं। और अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि रोमन के पास वो एबिलिटी बची है कि वो इतने ज्यादा हार्ड शॉट्स को ले ले और फिर ट्राई करे क्रिश्चियन को ग्राउंड में लेके जाने की। मे बी उसे स्टार्टिंग की टेकडाउन्स मिल भी जाए, बट आई डू थिंक कि क्रिश्चियन वापस खड़े होने वाला है और उसे फीट में नॉकआउट कर देगा। ये सबसे पहला बड़ा जंप तुम बोल सकते हो जो क्रिश्चियन लीरॉय डंकन को मिलने वाला है। तो अगर वो यहां पर रोमन डुलिट्जे को बीट कर देता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात रहने वाली
वाली है। और अब मूव करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन में, जहां पर इवो ब्रानेविस्की फाइट करने वाला है ऑस्टिन लेन के साथ। इसको मैं काफी शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूं। यहां पर मेरी प्रिडिक्शन है इवो ब्रानेविस्की टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट, जहां पर ऑस्टिन लेन की जरा भी चिन्ह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो फाइटर है। और लास्ट ही फाइट में जो हमने देखा था इवो ब्रानेविस्की ने जो इवो असलन के साथ फाइट की थी, वो कितनी ज्यादा इंसेन थी। दोनों फाइटर्स ने ऑलमोस्ट एक दूसरे को नॉकआउट कर दिया था, बट एंड में ब्रानेविस्की नॉकआउट से विन कर जाता है। और यहां पर ऑस्टिन लेन की चिन्ह तो जरा भी नहीं है, इसीलिए यहां पर मुझे लग रहा है अगर एक भी प्रॉपर पंच यहां पर ब्रानेविस्की लैंड कर देता है तो ऑस्टिन लेन नॉकआउट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऑस्टिन लेन के पास साइज और रीच की एडवांटेज है, बट वो मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि इनफ रहने वाली है। इसीलिए मेरी प्रिडिक्शन है इवो ब्रानेविस्की टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर माइकल वेनम पेज वापस आ चुका है इस डिवीजन में और वो फाइट कर रहा है सैम पैटरसन के साथ। जीरो आइडिया यहां पर मुझे कि पेज का ये क्या मूव था, जहां पर वो मिडिलवेट डिवीजन में टॉप रैंक में पहुंचने वाला था, बट ऑल ऑफ अ सडन वो वापस आ चुका है 170 पाउंड्स। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मूव है, बट एनीवेज फाइट के बारे में बात करते हैं। और यहां पर ये फाइट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फाइट मुझे लग रही है, जिधर सैम पैटरसन को आती है रेसलिंग करना, उसने बहुत अच्छे सबमिशंस भी किए, बट प्रॉब्लम यहां पर मुझे ये लग रही है, जब मैं ओवरऑल फाइट गेम को देख रहा हूं तो सैम पैटरसन मुझे मेनली एक स्ट्राइकर दिख रहा है। वी ऑल नो कि माइकल पेज के अगेंस्ट तुम ओनली स्ट्राइकिंग से विन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मुश्किल है एमवीपी को स्ट्राइकिंग में हराना। तो इसीलिए सैम पैटरसन को पूरा चाहिए कि वो स्टार्टिंग से ही रेसलिंग करना स्टार्ट कर दे, जहां पर वो माइकल पेज को ग्राउंड में लेके जाए। और इयन गैरी इसका प्रॉपर एग्जांपल देखने को मिलता है, जहां पर उसने पूरा ही माइकल पेज को शट डाउन कर दिया था। तो अगर तो सैम पैटरसन ये कर लेता है, जहां पर वो माइकल पेज को ग्राउंड में लेके जा रहा है और उसे वहीं पर होल्ड कर रहा है, ट्राई कर रहा है उसे सबमिट करने की, जो कि बाय द वे वो माइकल पेज को कर भी सकता है, क्योंकि माइकल पेज अपनी नेक को गिव अप कर देता है। तो ये हो सकता है और सैम पैटरसन फाइट को विन कर सकता है। बट यहां पर गाइस पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है सैम पैटरसन ट्राई करने वाला है कि वो स्ट्राइकिंग करे माइकल पेज के साथ, और ये उसकी बहुत बुरी चॉइस होगी। बेशक माइकल पेज अब 38 इयर्स का हो चुका है, उसकी चिन बहुत ज्यादा डाउटफुल लगती है, बट मेन बात आती है क्या माइकल पेज के ऊपर उसका ओपोनेंट पंच को भी प्रॉपर वे से लैंड कर सकता है। और ये चीज अभी तक अगर हम देखें तो बहुत ही मुश्किल से उसके ऊपर कोई पंच लैंड होता है, क्योंकि माइकल वेनम पेज बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जहां पर वो प्रॉपर रेंज को मेंटेन रखेगा। ऐसा लगता है कि वो कोई भी स्ट्राइक को थ्रो नहीं करेगा और बूम एकदम से डार्टिंग करके वो अपने 1-2 पंच कॉम्बो या फिर अपने जैब को लैंड कर देगा और ओपोनेंट को पता तक भी नहीं लगता है। इसके ऊपर से माइकल पेज जो ट्रोलिंग करता है वो डेफिनेटली ओपोनेंट के हेड में चले जाती है। और यहां पर मुझे लग रहा है सेम चीज सैम पैटरसन के साथ होने वाली है, जहां पर वो चेस करेगा माइकल पेज को कि वो पंचेस को लैंड करे, और इसी के बीच में माइकल पेज उसे काउंटर करने वाला है। अब अभी तक हमने यूएफसी में देखा है कि माइकल वेनम पेज को कोई नॉकआउट नहीं मिला है। उसने केविन हॉलैंड को बुरी तरीके से बीट किया था, शारा बुलेट को भी बुरी तरीके से बीट किया था, बट अभी तक हमें नॉकआउट देखने को नहीं मिला है। यहां पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि फाइनली हमें माइकल पेज से नॉकआउट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सैम पैटरसन की चिन बहुत बार हवा में होती है, वो टग इन करके नहीं रखता अपनी चिन को। तो या तो माइकल वेनम पेज एकदम से डार्ट इन करके उसके ऊपर 1-2 पंच कॉम्बो या फिर बैकवर्ड मूव करते हुए कोई काउंटर पंच को लैंड करने वाला है, और मुझे लगता है कि वो सैम पैटरसन को नॉकआउट कर देगा। तो थोड़ी सी ये बोरिंग फाइट हो सकती है स्टार्टिंग में, बट हमेशा की तरह माइकल वेनम पेज की फाइट में डोंट ब्लिंक, क्योंकि एमवीपी को बस एक ही पंच चाहिए और सैम पैटरसन को वो नॉकआउट कर सकता है। तो फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है माइकल वेनम पेज टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन, तो इस लंदन कार्ड की को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की है और एक और हाइप वाला फाइटर फाइट कर रहा है, यानी कि ल्यूक राइली की फाइट होने वाली है माइकल एजवेल के साथ। ल्यूक राइली अनडिफीटेड है और फीट में उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा इंसेन दिखी है। अब डेफिनेटली उसकी वीकनेस ग्राउंड गेम है, जहां पर बॉगदान ग्राड ने उसे बहुत टाइम तक ग्राउंड में होल्ड करके रखा, बट जैसे ही दोनों के बीच में थोड़ी सी भी स्ट्राइकिंग हुई, एकदम से ल्यूक राइली ने बॉगदान को नॉकआउट कर दिया था। अब इस वाली फाइट के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि माइकल एजवेल रेसलिंग करने वाला है ल्यूक राइली के साथ, और इसीलिए यहां पर मेरी प्रेडिक्शन है ल्यूक राइली टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। माइकल एजवेल की मैंने बहुत ज्यादा फाइट्स को देख लिया और हर बार ऐसा लगता है कि वो बस वॉर के लिए ही जाता है, जहां पर वो अपने पंचेस को स्विंग करेगा, बहुत ज्यादा पंचेस को भी लेगा, और फर्स्ट राउंड के बाद उसके पंचेस बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, जहां पर वो टेलीग्राफ करने लग पड़ता है, वो स्लैपिंग हुक्स को थ्रो कर रहा है, और ये मुझे लगता है ल्यूक राइली के अगेंस्ट बहुत बुरा रहने वाला है उसके लिए। जहां पर ल्यूक राइली की बात करें
तो ये फाइटर बहुत ज्यादा फास्ट है अपनी फीट में। ल्यूक रायली के पास नॉकआउट वाली पावर भी है। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुझे लगता है होने वाला है वो मैं बताता हूँ, जिधर ल्यूक रायली अपने 1-2 कॉम्बो के बाद एक बहुत अच्छा लेफ्ट हुक थ्रो करता है और यहाँ पर मुझे लगता है यही पंच कॉम्बोज और लेफ्ट हुक लैंड होने वाला है, जिससे कि माइकल एसवेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो हर्ट होने वाला है और इवेंचुअली वो पहले ही राउंड में नॉकआउट हो जाएगा। अब लग तो मुझे यही रहा है, बेशक माइकल एसवेल की चिन बहुत अच्छी है, बट क्या वो ल्यूक रायली के पावर पंचेस को ले पाएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है और इसीलिए मैं चाह रहा हूं फर्स्ट राउंड नॉकआउट। और अब बात करते हैं इस कार्ड की मेन इवेंट के बारे में, अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स मोब्सा रिवलॉइव वर्सेस लिरॉन मर्फी। मेरे लिए इस फाइट में प्रेडिक्शन को देना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि फाइट में मैं देख सकता हूं दोनों ही फाइटर्स कैसे विन कर रहे हैं, जहां पर क्लियर डिफरेंस है मोब्सा रिवलॉइव के पास ग्राउंड में बहुत ज्यादा एडवांटेज है, वेरस लिरॉन मर्फी के पास स्ट्राइकिंग में काफी एडवांटेज है। एक दो फोटोज जो अभी वायरल भी हो रही हैं वो भी तुमने देखी होंगी, जो कि 8 to 9 इयर्स पहले की हैं, जहां पर लिरॉन मर्फी ने मोब्जार को लिवर शॉट से ड्रॉप कर दिया था। तो ये वाली फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला फाइट में? आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स सी क्या होता है। श्योरली थोड़ा सा बोल सकते हैं मर्फी को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उसने किया है मोब्जार को ड्रॉप, और मे भी हम ये चीज फाइट में भी देखें जहां पर लिरॉन मर्फी ज्यादा बॉडी शॉट्स को थ्रो कर रहा है। अब सबसे पहले फीट में बात कर लेते हैं, जहां पर लिरॉन मर्फी एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है। वो हमेशा ट्राई करता है अपने पंचेस को सेटअप करने की, और इसीलिए कभी कभार हम देखते हैं कि उसका ओपोनेंट उसे प्रेशर भी डाल देता है, क्योंकि लिरॉन मर्फी आने देता है अपने ओपोनेंट को खुद के ऊपर, और उसके बाद उसे कभी कभार काउंटर करता है क्योंकि उसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है। और लास्ट फाइट में भी हमने ये देखा था जहां पर वो एकदम से एरन पिको को नॉकआउट कर देता है। क्लोज रेंज में हमें पता है कि लिरॉन मर्फी काफी अच्छे एल्बोस को थ्रो करता है, और डिस्टेंस में रहकर उसके पास लेग किक्स भी हैं, तो प्रॉपर स्ट्राइकर बोल सकते हैं लिरॉन मर्फी है। ऑन द अदर हैंड अगर मोब्जा रिवलॉइव की बात करें तो फीट में मोब्जा रिवलॉइव बहुत ज्यादा वाइल्ड है। मेरी ओपिनियन में जो मोब्जार का जैब है वो बहुत अच्छा है, बट इसके अलावा जब ओवरऑल हम स्ट्राइकिंग को देखते हैं तो मोब्जार कभी कभार बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। वो जंपिंग नीज को थ्रो करता है, वाइल्ड पंचेस को स्विंग करता है। तो फीट में मेरी ओपिनियन में क्लियर एडवांटेज है लिरॉन मर्फी के पास, क्योंकि सेम चीज अगर यहां पर भी मोब्जार करता है तो लिरॉन मर्फी के पास है एबिलिटी उसे कैच करने की। और अब इसके बाद ग्राउंड गेम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। यहां पर मोब्जार रिवलॉइव के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जिधर उसकी चेन रेसलिंग वो बार बार ट्राई करेगा अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाने की, और एल्जमिन स्टर्लिंग के अगेंस्ट मोब्जार ने बहुत अच्छे ग्रैपलिंग के एक्सचेंजेस किए थे। तो पूरी ट्राई करनी होगी लिरॉन मर्फी को कि वो जितना हो सके फाइट को फीट में रखे, और मेनली जो देखने वाली बात होगी वो ये है कि लिरॉन मर्फी ने अपने टेक डाउन डिफेंस को कितना बेटर किया है। एरन पिको की हमने फाइट में भी देखा था, और हम पास्ट में भी ये देख चुके हैं कि लिरॉन मर्फी को ग्राउंड में लेके जाना इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर बाकी ओपोनेंट्स लिरॉन मर्फी को ग्राउंड में लेके जा रहे हैं तो ये सेम चीज मोब्जा रिवलॉइव भी आराम से कर सकता है। सो इसीलिए क्या लिरॉन मर्फी ने अपने टेक डाउन डिफेंस को बेटर किया होगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इस फाइट में, क्योंकि इसी से पता लगने वाला है क्या ये फाइट फीट में रहेगी जहां पर ज्यादा चांसेस हैं लिरॉन मर्फी के विन के, या फिर ये मेजॉरिटी फाइट ग्राउंड में रहने वाली है जहां पर ऑब्वियसली मोब्जार के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोनों एंगल से मैं देख सकता हूं कौन सा फाइटर विन कर सकता है और फाइट कैसे जा सकती है। इसीलिए मेरी ओपिनियन में बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, बट अगर प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो मैं यहां पर जाने वाला हूं मोब्जा रिवलॉइव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब मे बी लिरॉन मर्फी स्टार्टिंग के टेकडाउन्स को डिफेंड भी कर ले, जहां पर वो एक्स्ट्रा कॉशियस रह रहा है और अपने लो स्टांस को रख रहा है, जो बाय द वे उसने पहले भी दिखाया है। तो मे बी वो यहां पर भी सेम करे, बट जैसे जैसे फाइट थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि मोब्जार के जो टेकडाउन्स होंगे वो और ज्यादा इजी बनते जाने वाले हैं, और इवेंचुअली लिरॉन मर्फी फिर बॉटम पोजीशन को एक्सेप्ट करने वाला है और वहां से वो बीट होने वाला है। बस यहां पर एक चीज है, कभी कभार मोब्जा रिवलॉइव जो लेवल को एक्सचेंज करता है वो बोल सकते हैं बहुत ज्यादा रेकलेस वे से, या फिर काफी दूर से टेलीग्राफ करके भी टेकडाउन्स को शूट करता है। तो अगर यहां पर लिरॉन मर्फी अपनी नी की टाइमिंग ले आता है और लैंड कर देता है अपनी नी को, जो उसने पहले भी एक बार अपने ओपोनेंट के ऊपर की थी, तो फॉर श्योर मोब्जा रिवलॉइव ट्रबल में आ सकता है। आई थिंक सो स्टार्टिंग के राउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां पर अगर तो लिरॉन मर्फी डैमेज को पुट कर देता है मोब्जार के ऊपर तो शायद से वो लेटर राउंड्स में डिफेंड भी कर ले टेकडाउन्स को, बट अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर मोब्जा रिवलॉइव फाइट में टेक ओवर करने वाला है। लग तो मुझे नहीं रहा कि दोनों में से कोई फिनिश को ले पाएगा। हाँ, लिरॉन मर्फी की चेन इतनी ज्यादा सॉलिड चेन नहीं है। डैन ईगन ने उसे ड्रॉप किया, फिर एरन पिको ने भी उसे काफी हर्ट कर दिया था, बट ऑन द अदर हैंड मोब्जा रिवलॉइव के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो लिरॉन मर्फी को नॉकआउट ही कर दे। और रही बात लिरॉन मर्फी की, तो मैक्सिमम वो फाइट्स को डिसीजन से विन करता है। अब बेशक उसके पास पावर है, बट मोब्जार की चिन काफी अच्छी है, उसने ब्रैंडन एलन के काफी अच्छे डैमेज को लिया था। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट डिसीजन जाने वाली है और एंड में मोब्जा रिवलॉइव फाइट को विन करेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अमेजिंग फाइट नाइट कार्ड मुझे ये लग
रहा है एंड ऑब्वियसली ये लंदन का कार्ड है तो फुली पैक्ड इवेंट रहने वाला है जहां पर बहुत ज्यादा शोर होगा, मजा आएगा ये फाइट नाइट कार्ड देखने में। और इसी के साथ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स हैं पूरे कार्ड को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।